नमस्कार स्टूडेंट्स, मंकित वाइब्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यकीन मानिए, अगर आप नीट, आरपीएससी, 11th-12th बोर्ड्स या किसी भी साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये सिर्फ किताबों में लिखी एक लाइन नहीं है। सच में यही वो असली इंजन है जो हमारी हर एक कोशिका को चलाने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा पैदा करता है। बस इस एक आइडिया को अच्छे से पकड़ लीजिए और पूरा चैप्टर मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी कहानी को समझेंगे, वो भी 5 आसान स्टेप्स में। पहले हम जानेंगे कि ये पावर हाउस है क्या, फिर इसके शानदार डिजाइन को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये एनर्जी बनाता कैसे है, फिर इसकी कुछ हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी सवालों से अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। जानते हैं इसकी बेसिक पहचान क्या है, इसका ये नाम कहाँ से आया और इससे आखिर खोजा किसने था। देखिए, इसका नाम ही इसकी आधी कहानी बता देता है। ये जो शब्द है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें माइटोस का मतलब होता है धागा और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है कण। तो जैसा आप यहां देख ही रहे हैं, ये सच में एक धागे जैसे कण जैसा ही तो दिखता है ना? कितना सिंपल। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, एक पहेली की तरह। 1880 में कोलिकर ने इसे पहली बार देखा तो सही, लेकिन इसे ठीक से समझने और नाम देने में कई साल लग गए। फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा, फिर ऑल्टमैन ने बायोब्लास्ट बुलाया और आखिर में 1897 में जाकर बेंडा ने इसे वो नाम दिया जिससे हम आज इसे जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पता चलता है कि साइंस में एक छोटी सी चीज को समझने में भी कितना वक्त और कितने लोगों की मेहनत लगती है। और पता है, ये पावर हाउस हर कोशिका में अलग अलग संख्या में होते हैं। किसी में 50 तो किसी में 5000 तक। पर यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सीधा एग्जाम में आ सकता है। माइक्रोक्लास्टीरियाज नाम का एक शैवाल होता है। इसकी सिर्फ एक कोशिका में 1 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। सोचिए जरा, उसे कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और इस बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के मास्टरपीस के अंदर झांक कर देखते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 परतें होती हैं। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो सबसे बाहरी परत है उसे कहते हैं बाह्य कला या आउटर मेम्ब्रेन, और ये बिल्कुल सपाट होती है, स्मूथ। और जो अंदर वाली परत है जिसे अंतः कला या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, और इन दोनों के बीच जो खाली जगह है उसे परिकला अवकाश कहते हैं। अब एक सवाल जो एग्जामिनर का फेवरेट है, अंदर वाली झिल्ली ऐसी मुड़ी हुई क्यों होती है? भाई, ये प्रकृति का एक जीनियस इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। इन मोड़ों को क्रिस्टी कहते हैं और इनका सिर्फ एक ही काम है, सतह के क्षेत्रफल को यानी सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देना। जितनी ज्यादा सतह, उतनी ही ज्यादा जगह मिलेगी एनर्जी बनाने वाले रिएक्शंस के लिए। कितना शानदार आइडिया है। क्रिस्टी के अंदर जो ये जेल जैसा पदार्थ भरा हुआ है, इसे आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। समझ लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल हब है। इसी के अंदर क्रेब्स साइकिल के लिए जरूरी एंजाइम्स, इसका अपना खुद का गोलाकार डीएनए और प्रोटीन बनाने वाली मशीनें यानी 70S राइबोसोम मौजूद होते हैं। अब जरा क्रिस्टी की सतह पर और करीब से देखिए। ये जो टेनिस रैकेट जैसी चीजें दिख रही है ना, इन्हें कहते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। आप इन्हें असली एनर्जी टरबाइन मान सकते हैं, जो असल में एटीपी यानी एनर्जी करेंसी बनाते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, आधार, वृंत और सिर। तो अब जब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री काम कैसे करती है। एटीपी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे कोशिका की रिचार्जेबल बैटरी मान लीजिए। जब हम सांस लेते हैं और खाना पचाते हैं तो वो प्रोसेस यानी श्वसन एडीपी को चार्ज करके एटीपी बना देता है। फिर जब कोशिका को कोई भी काम करना होता है तो ये एटीपी वापस एडीपी में बदल जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, और ये चार्ज डिस्चार्ज का साइकिल लगातार चलता रहता है। एनर्जी बनाने का ये काम मुख्य रूप से 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जो मैट्रिक्स में होता है, और दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो ऑक्सीसोम में होता है। क्रेब्स साइकिल से जो NADH2 और FADH2 बनते हैं, उनका इस्तेमाल करके ऑक्सीसोम ढेर सारी एटीपी बना देता है। अब आते हैं हम अपने चौथे सेक्शन पर, जहां हम माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ सबसे अनोखी और रहस्यमयी बातों को जानेंगे।
इसकी आधी अधूरी आज़ादी और इसके विकास से जुड़ा एक गहरा राज। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्तशासी अंगक यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये आधा आज़ाद है। कैसे? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकता है और अपनी कॉपीज भी खुद बना सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। ये कोशिका के बाहर अकेला जिंदा नहीं रह सकता। और अब इसकी सबसे हैरान कर देने वाली कहानी, एंडोसिम्बायोटिक थियरी। ये थियरी कहती है कि करोड़ों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया कोई अंगक नहीं था, बल्कि एक आज़ाद घूमने वाला बैक्टीरिया था। सोचिए, एक बड़ी कोशिका ने उसे निगल लिया, पर पचाया नहीं, और दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए साथ रहने लगे। और आज वो मेहमान हमारी ही कोशिकाओं का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है ना विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में कितनी समानताएं हैं। दोनों की उत्पत्ति सहजीवी तरीके से हुई। दोनों में अपना डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं और दोनों ही पुराने वाले से विभाजित होकर बनते हैं। ये सारी बातें एंडोसिम्बायोटिक थियरी को और भी मजबूत बनाती हैं। चलिए, अब समय है सबसे रोमांचक हिस्से का, जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का। तो अब टेस्ट करिए अपने आप को। यहां हैं 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीधे इस चैप्टर से। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? आपके ऑप्शन हैं कॉलिकर, फ्लेमिंग, ऑल्टमैन या बेंडा। सोचिए। सही जवाब है डी, बेंडा। याद है ना, हमने टाइमलाइन में देखा था कि 1897 में उन्होंने ये नाम दिया था। दूसरा सवाल, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का मुख्य काम क्या है? गोलाकार डीएनए को स्टोर करना, सतह क्षेत्र को बढ़ाना, अंगक की रक्षा करना या प्रोटीन बनाना? बिल्कुल सही जवाब है बी, सतह क्षेत्र को बढ़ाना, ताकि ऊर्जा बनाने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। तीसरा सवाल, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के किस हिस्से में होता है? बाहरी झिल्ली में, भीतरी झिल्ली में, मैट्रिक्स में या ऑक्सीसोम में? इसका सही उत्तर है सी, मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल हब है। चौथा सवाल, इनमें से कौन सी बात माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत को सपोर्ट करती है? केंद्रक का होना, ATS राइबोसोम का होना, गोलाकार डीएनए का होना या भीतरी झिल्ली का ना होना? बिल्कुल सही जवाब है सी, गोलाकार डीएनए का होना, क्योंकि ये बैक्टीरिया का एक खास गुण है। और ये रहा आखिरी सवाल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जरिए ATP का निर्माण कहाँ होता है? F1 कणों यानी ऑक्सीसोम में, परिकला अवकाश में, मैट्रिक्स में या बाहरी झिल्ली में? और सही जवाब है ए, F1 कणों यानी ऑक्सीसोम में, जो हमारे असली एनर्जी टरबाइन है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया पर हमारा पूरा विश्लेषण। अगर ये सब कुछ अच्छे से समझ आया तो इस सेशन को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के शानदार विश्लेषण के लिए मंकित वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।